हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द एल्किन हैव 5 bonds विच मेक द हाईली रिएक्टिव। ये कह रहा है जो एल्किन्स होता है हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके पास हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है। दीज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारी एल्किन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा और तब जाकर कोई भी एक नया इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो हमारी कौन सी रिएक्शन शो करती है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। इसके बाद देखो, एडिशन ऑफ HX। HX का क्या मतलब बताओ? HX का मतलब है हमारे पास लाइक HCl हो गया, ठीक है, HF हो गया और HBr हो गया। X का मतलब है यहाँ पर कोई भी हेलोजन। ठीक है, हेलोजन कौन सा हो सकता है बताओ? यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है हमारे पास, इन हेलोजन में से हो सकता है। ठीक है। टू सिमेट्रिकल एल्किन। सिमेट्रिकल एल्किन वो होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर क्या हो भाई, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, एक बार के लिए इसको साफ कर देते हैं। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एल्किन है और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के दोनों ओर कितने कार्बन बताओ? इस तरफ भी एक है, इस तरफ भी हो गया एक है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्किन है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्किन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ हमारे पास 2 कार्बन है और इस तरफ हमारे पास एक ही कार्बन है। तो इसलिए इसको हम टर्मिनल एल्किन या फिर क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्किन कहेंगे। और ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्किन। और जो यहाँ पर हमारे पास मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? हमारे पास जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्किन होती हैं, देखो मान लिया मेरे पास ये एग्जांपल है किसी भी एल्किन का। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर HX जोड़ना है ना, यहाँ पर कोई भी हेलोजन एसिड जोड़ना है, तो कहां पर जुड़ेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल बॉन्ड के दोनों ओर जहां पे कार्बन है, वहां पर ये देखो कि हाइड्रोजन कहां पर ज्यादा है। हाइड्रोजन इस कार्बन पर ज्यादा है ना, तो ये हाइड्रोजन यहां पर जाकर जुड़ेगा। और जो उसके बगल वाले कार्बन में HX, ये X है ना हाइड्रोजन, ये जाके जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ गया, CH3 हो गया, यहाँ पर CH2 था ना, और यहाँ पर हमारे पास X आकर जुड़ गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। यहां तक इसने यही बातें बताई हैं। The addition occur through the formation of carbocation in Marconi rule and free radical and anti-Marconi rule. Anti-Marconi rule हम आगे देखेंगे, वो सिर्फ एक ही केस के अंदर लगता है जब हमारे पास यहाँ पर HX हो और साथ में हमारे पास पेरोक्साइड लिखा हो। पेरोक्साइड लिखा हो और X की जगह पे हमारे पास Br हो, यानी ब्रोमीन हो, तभी हमारे पास एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनी रूल कौन सा होता है बताओ? जो मार्कोनिकोल रूल था उसका उल्टा कर दो, बिल्कुल हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। तो इस केस में प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास एंटी मार्कोनिकोल रूल था और ये हमेशा तभी लगेगा जब यहां पर हमारे पास BrO यानी HBrO और यहाँ पेरोक्साइड लिखा हो। ठीक है, तो ये है। द रिएक्टिविटी एंड फॉर्मेशन ऑफ एडिशन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन एल्किन रिएक्ट विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एल्किन है और ये पूछ रहा है कि जो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमारे पास Cl2 है इसको तोड़ो, किसके अंदर टूट जाएगी? Cl, यानी एक Cl नेगेटिव आएगा, एक Cl पॉजिटिव आएगा, क्योंकि Cl का बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना। मैंने ऐसे कर दिया, देखो ऐसे, ये Cl है और ये Cl है। जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लिया इस कार्बन पर गए ना, इस Cl पर गए है ना, क्लोरीन पर गए, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, इसलिए मैंने स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट कर दिया इनको। उसके बाद
H2O है, H2O किसके अंदर डिसोसिएट होता है बताओ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है, OH नेगेटिव के अंदर। आप क्या काम करो, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव से, यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़कर ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, HCl, और ये बाहर निकाल दिया, और ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, देखो ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे यहाँ पर HOCl। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, एल्किन से करवा देंगे, यानी कि मैंने क्या लिखना है यहाँ पर HOCl, ये है। अब यहां पर भी ऐसे ही करवा दो, मान लिया ये पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वो वीक होता है, तो यहां पर हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो ऐसे ही एक तरफ हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और एक तरफ हमारे पास OH जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा पहले का। दूसरे का, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन की एल्किन होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन है। इसने ये बोला गया है कि जब ये Zn और H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ। तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर बनेगा, एक तो कीटोन बनेगा, देखो सबसे पहले जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइज करवा देंगे, तो जो मैं फाइनल प्रोडक्ट है वो बता रहा हूं क्या बनेगा। एक तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी क्या बनेगा बताओ, एक हमारे पास बन जाएगा कीटोन, एक एल्डिहाइड, कैसे बनेगा देखो, ये मैं साफ कर देता हूं। CH3 CH3 और यहाँ पर दोनों बॉन्ड आगे, ये बन गया कीटोन, देखो कीटोनिक ग्रुप है ना ये, प्लस एक बन जाएगा अपने पास एल्डिहाइड CHO, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब थर्ड में देख लेते हैं, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, केवल HBr लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें अनसिमेट्रिकल एल्किन दी गई है जो कि मैंने बताया था, और यहाँ पर हमारे पास HBr है, यहाँ पर हमारे पास HBr दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनी रूल ये कहता है हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, और Br हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br और CH3, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इनके प्रोडक्ट हो गए, इसका ये हो गया, इसका ये दोनों प्रोडक्ट हो गए, और इसका ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। देखो भाई हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय आइसोमेरिज्म, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप ऑफ विद एग्जांपल। देखो सबसे पहले हमें तो किसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं सबसे पहले मैं बता देता हूं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ये है मेरे पास, ठीक है। अब एक और बना देता हूं मैं CH3 CH CH3, और यहाँ पर जो ये है ना, ये कार्बन उठा के नीचे लगा दिया, इसका ये कार्बन उठा के यहाँ पर लगा दिया इसके नीचे, तो ये पे देखो हमारे पास दो चीजें बन गई, दो स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं बन गए। अब देखो ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, आइसोमर है, ये क्या है आपस में आइसोमर है। इनका अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे ना वो बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो गई है। तो इसलिए आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी देखो ध्यान से सुनो, द पेयर ऑफ कंपाउंड, इन दो कंपाउंड का पेयर है, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, the pair of compound which have same molecular formula but have different structure, और but have, या फिर ऐसे लिख सकते हो but have different properties are called आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होगी, अब अलग अलग टाइप की आइसोमेरिज्म लिखनी है हमें, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास आती है चेन आइसोमेरिज्म,
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं चेन आइसोमेरिज्म। फिर हमारे पास आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और फिर हमारे पास कौन सी आती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब बारी बारी से देख लेते हैं सभी के अंदर। सबसे पहले देखो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या था। देखो जैसा कि नाम है ना, उसी के नाम से रिलेट करने हैं इनको। चेन आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन की चेन के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो यहां पर आपको ऐसे लिख देता है, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, या बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जो एग्जाम्पल दिया था वही है, CH2, CH2 और CH3, ये है हमारे पास, ये कार्बन की चेन है। एक कार्बन को उठाकर साइड में लगा दो, वो बन गया हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर। यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन को उठाकर नीचे चिपका दिया ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा, या हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा उनकी पोजीशन अलग अलग मिलेंगी आपको। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपको जरूर देके आना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जांपल आपको जरूर देके आना है, बिना एग्जांपल आपको कोई नंबर नहीं देगा। CH2 देखो, यहां पर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर ये डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर हम ऐसा ही बनाए, यही स्ट्रक्चर बनाए सेम, कार्बन के बॉन्ड 4 रखने हैं भाई आपको। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो जो डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 पे है, यहाँ पर कार्बन नंबर देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 पे है डबल बॉन्ड, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 2 पे है। अब देखो जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो डिफरेंट है ना, तो इसलिए आपस में एक दूसरे के क्या है भाई, ये पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे फंक्शनल, यानी इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होंगी, या फिर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप डेफिनेशन इनकी खुद बना सकते हो। अब ये हमारे पास एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक का, और अगर हम ये ओ बीच में उठाकर ले आए ऐसे, तो ये हमारे पास किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया भाई, ये हमारे पास इथर का हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इथर, ROR, इसको बोलते हैं इथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, रिंग चेन में क्या होगा, हमारे पास एक, कहने का मतलब ऐसे आइसोमर जो अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंट होंगे और वो आपस में एक रिंग बना ले। फॉर एग्जांपल जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे भी तो कर सकते हैं इनको, CH2 ऐसे भी तो लगा सकते हैं CH2, देखो रिंग बना, यहाँ पर इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, एक ने रिंग बना ली, एक की ओपन चेन है। इसलिए आपको 5 टाइप की, कम से कम आपको 5 टाइप की आइसोमेरिज्म लिख के आनी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप की हो गई, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग, और एक और कर लेते हैं हमारे पास, कौन सी करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर करवा देता हूँ जो 5th टाइप की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो बीच वाला एटम होता है ना उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर A B C D ये लिखे हुए हैं, तो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, इसके अराउंड इन सभी ग्रुप्स की पोजीशन है वो अलग, अगर हम अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बन के आएगा उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप की होती है, सिस और ट्रांस। कैसे कर सकते हैं, मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास NH3 है, यहाँ पर मेरे पास NH3 है, यहाँ पर Cl है, ये Cl है।
देखो यहाँ पर ClCl अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये सेम डायरेक्शन के अंदर हो, NH3 ClCl है ना, एक तरफ अपोजिट है एक तरफ सेम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल देना है, उसके बाद कोई भी 5 टाइप की आपको क्या डिफाइन कर देनी है, आइसोमेरिज्म डिफाइन कर देनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन होमोलाइटिक फिजन एंड हेटेरोलाइटिक फिजन विद एग्जांपल। सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं होमोलाइटिक फिजन और एक तरफ कर लेते हैं हम हेटेरोलाइटिक फिजन। देखो भाई होमोलाइटिक फिजन सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं। मेरे पास एक ये कार्बन है और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है। वो भी इसी बात है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हमने ये बना दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम सनलाइट देंगे, जब भी हम सनलाइट देंगे यानी लाइट की प्रेजेंस देंगे, इसको एच म्यू को हम लाइट की प्रेजेंस कहते हैं, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो कार्बन होगा इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाएगा, और ये जो कार्बन होगा इस बॉन्ड को अपने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये ऐसे बन गया, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन ले गया है वो इलेक्ट्रॉन ये रहा, बीच में आ गया प्लस का निशान, ये रहा, ये कार्बन ये रहा, देखो ठीक है। ये कार्बन ये रहा और ये कार्बन ये रहा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिख दिया कि ऐसा फ्यूजन जिसके अंदर एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाते हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग, और फिर ये आपको ये एग्जांपल दे देना है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद और एक और बात ये ऐड कर देनी है कि जो हमारे पास होमोलाइटिक फ्यूजन होगी वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी, वो लाइट की प्रेजेंस में होगी। उसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात हेटेरोलाइटिक फ्यूजन की तरफ आ जाते हैं हम। यहां पर आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि ऐसा फ्यूजन जिसके अंदर एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही एटम के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये है, और यहाँ पे हमने इसको हीट कर दी, ध्यान रखना यहाँ पर हीट करना है, और यहाँ पर सनलाइट है। जब भी इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के ऊपर जाएंगे। आपकी मर्जी, आप इसी पर भी ले जा सकते हैं, इस पर भी, मैंने इस पर ले गया। तो जिस पर, जिस कार्बन पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर हमारे पास कैसा चार्ज आ जाएगा, वहां पर हमारे पास बताओ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास है कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं हमारे पास कार्बोकेटाइन, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं कार्बेनाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारे पास कार्बेनाइन, इसको बोलते हैं हमारे पास कार्बोकेटाइन। और ये इसके अंदर होगी जब ये हीट करेंगे ना तभी होगी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट हमारे पास कार्बेनाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये हमारे पास सोल्व करना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं और इनका हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। इनसे पहले देख लेते हैं सोल्यूशन, पहले का देख लेते हैं, ये हमारे पास पहला है, ध्यान से देखो, समझने के बाद ही समझ में आएगा। देखो 3 4 4 5 टेट्रा, मतलब हमारे पास चार, क्योंकि ये चार ग्रुप है। अब टेट्रा क्या हमारे पास मिथाइल है, यानी मिथाइल मतलब एक कार्बन यानी CH3। कहने का मतलब चार बार हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है, और कहां पर जुड़ा हुआ है हमारे पास, हेप्टेन, हेप्टेन लगा हुआ है ना पीछे। तो इसका मतलब हेप्टेन का मतलब हमारे पास 7 कार्बन की चेन है। सबसे पहले तो आप क्या करो, 7 कार्बन की चेन बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, ये 7 की होगी। अब इनकी नंबरिंग करते हैं, मान लिया इनकी नंबरिंग इस साइड से करते हैं, 1 कार्बन नंबर 1 2 3 समझ के करना है भाई, बिल्कुल 5 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की कार्बन की चेन होगी हमारे पास। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ हमारे पास बताओ, 3 नंबर पर हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 नंबर पर भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर हमारे पास 4 4 दो बार है, इसका मतलब एक और हमारे पास 4 नंबर पर ही CH3 जुड़ा हुआ है ना। और 5 नंबर पर भी हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे। और बाकी हमारे पास क्या कर दो, इनके बॉन्ड पूरे कर दो, जो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास देखो CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, इसके 1 2 3 एक CH लगा दो, 1 2 3 4 इसके पूरे हैं, 1 2 3 4 इसके बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर हमारे पास CH2 लगा दो, CH3 लगा दो। तो ये हमारे पास पहले का आंसर हो गया। दूसरा हमारे पास देखो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले देखो डाई मतलब दो है, और मिथाइल मतलब यहाँ पर CH3 ग्रुप है ना, दो CH3 ग्रुप है। और हेक्सेन हमारे पास यानी 6 कार्बन की हमारे पास चेन है। और जो ये दो मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं कौन कौन सी पोजीशन पर लगे हुए हैं, 2 और 5 पर। आप समझ के करना भाई इसको। तो हेक्सेन है मतलब 6 कार्बन हमारे पास, देखो 6 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर क्या है हमारे पास, CH3 है, लगा दो भाई CH3। 2 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर क्या है, CH3 है। और बाकी हमारे पास हेक्सेन है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं क्योंकि पीछे एन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करो, आप बॉन्ड पूरे कर दो कार्बन के, CH3 CH 4 बॉन्ड पूरे करने हैं आपको कार्बन के, CH2 CH और यहाँ पर हमारे पास CH3। ये हमारे पास सेकंड बन गया भाई, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल था। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो किसी भी एटम के ऊपर जहां पर उसे नेगेटिव चार्ज मिलता है वहां पर अटैक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये कोई भी एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि यहाँ पर इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो बाहर से आने वाली जो स्पीसीज होगी इलेक्ट्रोफाइल, वो यहीं पर अटैक करेगी इसके ऊपर। ये इसके दो चांसेस होंगे, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पर करेगी या पैरा पर, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कैसे लिखोगे बताओ, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच अटैक ऑन ए कंपाउंड्स, जहां पर उसे क्या मिले, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल इसका उल्टा होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये वहां पर अटैक करता है जहां पर इसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं वो कार्बन आयन के ऊपर अटैक करती है, और जो न्यूक्लियोफाइल होती हैं वो कार्बोकेटायन पर अटैक करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में था, तो आपको ये लिख के आना होता है, ठीक है। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। Draw the Sahor's and Newman projections of staggered and eclipsed conformation of ethane। हमको इथेन मॉलिक्यूल्स की साहोर्स और न्यूमॉन प्रोजेक्शन बनानी है, और जो न्यूमॉन प्रोजेक्शन है उसकी दो फॉर्म बनानी है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम देखो इथेन का एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास है CH, यहां पर हमारे पास 3, ये हमारे पास कार्बन है, एक और कार्बन है, यहां पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ऐसे। ये हमारे पास है इथेन, ठीक है, ये हमारे पास इथेन। अब सबसे पहले इसको कौन सा फॉर्म बनाते हैं, साहोर्स फॉर्म बनाते हैं। ये हमारे पास है साहोर्स। जो इथेन है उसकी साहोर्स फॉर्म कैसे बनेगी, जो ये इस मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे घुमा दो,
कार्बन, और ये मेरे पास है पीछे वाला कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है ऊपर वाला, और साइड में ये हाइड्रोजन है पीछे वाले। ये भी ऐसे ही बना दो। ठीक है, अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? ये एक आगे ये बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड है, और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, और ये पीछे वाला उस तरफ वाला हाइड्रोजन, ये ठीक है, ऐसे बन गए। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। ये हमारे पास है रियर कार्बन एटम, देखो ये वाला, ये है हमारे पास रियर कार्बन एटम, और ये फ्रंट कार्बन एटम है। इस पर भी ऐसे ही बनाओ, ऐसे। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ऐसा होर्स की कौन सी फॉर्म है भाई? ये इक्लिप्स्ड है। ये इसकी इक्लिप्स फॉर्म है। इक्लिप्स फॉर्म कैसे कहेंगे? देखो भाई, ये हमारे पास ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल इसके सीध में है, मतलब बिल्कुल इसके बराबर में है जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, और ये इसके बराबर में है, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? ऐसी जो पोजीशन होगी जब जब हमारा रियर कार्बन एटम है फ्रंट कार्बन एटम के बिल्कुल जिस रोटेशन के अंदर होगा, उसे हम इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। अब इक्लिप्स फॉर्म से न्यूमॉन कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम न्यूमॉन फॉर्म बनाएंगे। ये हमारे पास पीछे वाला कार्बन है, इसको सर्कल से ड्रॉ करते हैं, और जो हमारे पास जैसे सर्कल से ड्रॉ कर दिया, ये वाला कार्बन है, ये वाला, ठीक है, ये। अब जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है उसको ऐसे, और नीचे वाले हाइड्रोजन है उसको ऐसे डिनोटेट कर दो, ठीक है। ये हाइड्रोजन है ऐसा। अब जो फ्रंट है उसको हम एक पॉइंट से डिनोटेट करते हैं। फ्रंट कार्बन एटम, देखो ये वाला जो कार्बन एटम है उसको ये है, इस पॉइंट से डिनोटेट कर दिया, और ये भी हमारे पास इसी के बिल्कुल ही सीध में होगा। हम थोड़े से टिल्ट कर देते हैं इसको ऐसा, इस टाइप से। देखो एक बार दोबारा से बनाते हैं। जो पीछे वाला हमारे पास कार्बन है उसको सर्कल से ड्रॉ करना होता है, और ऊपर वाला हाइड्रोजन ऊपर बना दिया, नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं किसी और कलर से क्या बनाता हूं, फ्रंट कार्बन एटम बनाता हूं। ये हमारे पास आगे वाला कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन है यहां पर है, ऐसे, ये हाइड्रोजन है, और इसका हाइड्रोजन ये है। तो ये हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म थी ना, तो ये भी हमारे पास, ये हमारे पास न्यूमॉन प्रोजेक्शन है। ये हमारे पास न्यूमॉन प्रोजेक्शन है, और उसकी कौन सी फॉर्म है भाई? इक्लिप्स है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा था? ये साहौर्स प्रोजेक्शन था। अब हमें क्या करना है? स्टैगर्ड फॉर्म भी बनानी है। स्टैगर्ड फॉर्म हम बनाते हैं। देखो ये तो हमारे पास था इक्लिप्स फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? जो पीछे वाला कार्बन है उसको रोटेट कर दो किसी एक डायरेक्शन में अंदर। मान लिया मैंने इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर दिया ऐसे इस कार्बन को, तो ये कैसा बन जाएगा? हम मैं ऊपर बना देता हूं इधर। जो फ्रंट कार्बन एटम है उसको ऐसे ही रखो, और जो पीछे वाला कार्बन है उसको रोटेट कर दो, तो जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये नीचे चला जाएगा। देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा नीचे, ऐसे। और ये वाला हाइड्रोजन है ये ऊपर चला जाएगा इस टाइप से। और जो आगे वाला हाइड्रोजन है उसको सेम रखो, वो कार्बन है वो रोटेट नहीं हुआ है, उसको सेम रखो। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? ये हमारी है स्टैगर्ड फॉर्म।
ठीक है, ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है। अब स्टैगर्ड फॉर्म से हम न्यूमॉन में बनाएंगे तो कैसे होगा? ये तो थी हमारी साहोर्स प्रोजेक्शन। साहोर्स प्रोजेक्शन की स्टैगर्ड फॉर्म है हमारे पास। अब हम न्यूमॉन प्रोजेक्शन की स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है पीछे वाला कार्बन। ये पीछे वाले कार्बन पे हमारे पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको हमने रोटेट कर दिया था। रोटेट करने के बाद ये ऐसे हो गए थे, है ना? जो ये हाइड्रोजन, देखो ये वाला हाइड्रोजन है, ये है ये वाला हाइड्रोजन, ये रहा। अब जो फ्रंट कार्बन एटम है वो तो एज इट इज था ना, वो एज इट इज था तो कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनेगा, वो हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और जो ये हमारे पास इनके बीच में जो एंगल होता है, ध्यान से सुन लेना भाई, इनके बीच में जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, इन सभी के बीच में देखो ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं डायाहेड्रल एंगल। ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं डायाहेड्रल एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। हमें क्या बनानी थी? हमें साहोर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन की क्या बनानी थी भाई? स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म बनानी थी। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास ये जो साहोर्स प्रोजेक्शन है उसकी इक्लिप्स फॉर्म है ये। ठीक है, और न्यूमॉन की, और देखो जो हमारे पास न्यूमॉन है उसकी फॉर्म है ये हमारे पास, देखो। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। और ये हमारे पास ये साहोर्स की थी ना, अब साहोर्स की स्टैगर्ड फॉर्म ये रही। देखो जहां पे मैंने येलो लाइन की है ना, ये येलो कलर किया है वो हमारे पास साहोर्स प्रोजेक्शन है। और जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर किया है वो हमारे पास है स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्सप्लेन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोई भी एक हेलोएल्केन्स का एग्जांपल ले लिया, कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी एल्केन है, मेरे पास कोई भी एक एल्केन है और इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी अगर मैं हेलोजन लगा दूं, लाइक हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी एक लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास? हेलो एल्केन यानी क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करना है? हमें ऐसे ही कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक है, जिसके पास क्या हो भाई? हमारे पास अल्फा और बीटा हाइड्रोजन हो। देखो ध्यान से सुनो, हमने ये एग्जांपल लेना है। ठीक है, और यहां पर मान लिया कोई भी हेलोजन लगा हुआ है एक्स। ठीक है, जहां पर जिस भी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हों जैसे ये है, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, देखो ये तीन है, इनको बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे? हम एल्कोहलिक KOH लेंगे, एक्वस KOH नहीं लेंगे, एल्कोहलिक KOH लेंगे, एल्कोहलिक KOH। और साथ में इसको हीट कर देंगे ऐसे, ये हीट का सिंबल है भाई। अब ये क्या करेगा पता है? ये हेलोजन क्या करेगा? ये हेलोजन क्या करेगा यहां से? ये बीटा किसी भी कार्बन पर से बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले जाएगा। मान लिया ये हेलोजन है एक्स है, ये इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले गया और क्या बन गया? HX बन गया। ठीक है, HX बन गया। और बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास इस कार्बन पर दो ही हाइड्रोजन रह गए, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर भी हमारे पास कितने बॉन्ड रह गए?
यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया और ये हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई, यानी इथीन बन गई। तो ये हमारे पास डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन थी और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहेंगे बताओ? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ है, यानी हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है ना, हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिको रूल, एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। देखो भाई, मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जब भी कोई अनसिमेट्रिकल एल्किन होती है। देखो एक बार ध्यान से समझो, मान लिया मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया, यहाँ पर भी CH2 लगा दिया। अब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर हम यहाँ पर कोई भी HCl जोड़े, अगर मान लिया HCl जोड़े इसके अंदर, क्या होगा, हमारी मर्जी है, जब हम सिग्मा और ये पाई, जब हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारी मर्जी है, दोनों तरफ सेम बात है, किसी भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा दो, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर भी क्या है, जब ये टूटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव चीज नेगेटिव के साथ जुड़ेगी, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ऐसे जोड़ दो, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऐसे। तो क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2C, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3 बन जाएगा ऐसे, CH2 यहाँ पर H जुड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास टर्मिनल एल्कीन हो या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल उसे बोलते हैं जहां पर डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। मान लिया मेरे पास ये CH है और यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ दो कार्बन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, तब हमें HCl जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें एक रूल होता है जिसका नाम हमारे पास मार्कोनिक रूल, ये कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये वहां पर जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन किस पर ज्यादा है, इस कार्बन पर ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, क्लोरीन जाएगा इसके पास, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा बताओ, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ठीक बनेगा। अगर आप ये बना रहे हैं, अगर आपने ये बना दिया CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मार्कोनी रूल। देखो भाई, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर मार्कोनी रूल किया ना, उसका उल्टा कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो सोल्यूशन के अंदर कर लेते हैं, और लेकिन ये रूल केवल तभी लगेगा जहां पर हमें हमारे पास HBr और साथ में हमें पेरोक्साइड दे रखा होगा। ये आपको बात बिल्कुल रट ही लेनी है क्या, जो हमारे पास एंटी मार्कोनिक रूल तभी लगेगा, एंटी मार्कोनिक रूल तभी लगेगा जब हमारे पास HBr और पेरोक्साइड दे रखा है, और कहीं पर भी नहीं लगेगा, और सभी जगह मार्कोनिक रूल लगेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यानी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर HBr दे रखा है और हमें पूछ रखा है क्या बनेगा, और एक और चीज दे रखी है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और यहाँ पर हमें दे रखा है पेरोक्साइड। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें तो लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल और इसके अंदर लगेगा मार्कोनिक रूल। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और Br यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा ना जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Br और CH2, ये बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, इसमें प्रोडक्ट हमारा उल्टा बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर हमारे पास Br। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा और इस केस में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिक रूल केवल तभी लगेगा जब हमारे पास HBr और पेरोक्साइड है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।